हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? होप से सब अच्छे होंगे। तो देखिए अपने क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास एम रेडियस आर अबाउट एनी डायमीटर। तो मेरे को क्या दे रखा है इसने, हम कर चुके हैं कि मेरे पास क्या है कि सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, ये ठीक से बनाने का है। ठीक है, तो सॉलिड स्फीयर दे रखा है, इसका मास एम है और अगर मैं इसकी रेडियस की बात करूँ तो वो आर है रेडियस। ठीक है, और मोमेंट अबाउट एनी डायमीटर, तो ये मोमेंट अबाउट दिस, तो मोमेंट अबाउट डायमीटर, मोमेंट अबाउट डायमीटर कर चुके गाइज ये हम। वो क्या होता है गाइज, वो होता है हमारा 2/5 m r स्केयर। ठीक है, 2/5 m r स्केयर। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें। सेकंड क्वेश्चन ये दे रखा है कि ए स्टोन विद ए वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, ये कह रहा है कि एक वेलोसिटी है, एक स्टोन है जिसकी वेलोसिटी है 9.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, दूसरी बात इसने कहा है इसको वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट कर दिया। अब बात वर्टिकल अपवर्ड कर दिया। अब नेक्स्ट है, एट विच हाइट विल बी पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टोन इक्वल। ये कह रहा है कि उस वो हाइट निकालनी है हमें जिस हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों बराबर हों। तो अब देख लेते हैं कि मान लिया वो हाइट क्या है, मेरी एच हाइट है जिसपे क्या है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों बराबर हैं, mg h। तो मास तो सेम ही रहेगा, ये भी हो गया मेरा। तो यहाँ से जो निकल के आया v स्केयर इक्वल टू 2gh हो गया। तो फिर यहाँ से अगर मैं v की बात करूँ तो क्या √2gh हो गया। तो अब मेरे को ये निकालना, हाइट निकालनी मेरे को। अब तो मेरे को ये पता है, जब मेरे को वेलोसिटी दे रखी हो, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, तो फिर क्या होता है मेरे पास होता है कि 2gh माइनस क्यों आया, क्योंकि जो बॉल जा रही है वो ऊपर की तरफ है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ होता है, तो इसलिए माइनस लगाना पड़ा। तो v की वैल्यू कितनी है, v स्केयर की वैल्यू 2gh अभी तो निकाली मैंने। u स्केयर कितना है, 9.8 से ऊपर की तरफ जा रही, -2gh। ठीक है, तो अब सिंपली क्या करना है मेरे को, यहाँ से ये हो जाएगा 4gh 9.8 का स्केयर, और मेरे को हाइट ही निकालनी है, तो 9.8 का स्केयर डिवाइड बाई 4g। 4g भी तो मेरा 9.8 ही रहता है। तो फिर क्या हो जाएगा, जब मैं इसको कट करूंगी तो 9.8/4। तो हाइट कितनी आ जाएगी गाइज मेरी यहाँ से, अगर मैं यहाँ से हाइट की बात करूंगी तो हाइट मेरी आफ्टर कैलकुलेशन हो जाएगी 2.45 मीटर। ठीक है, देखते कोई ऑप्शन है क्या। 2.45 मीटर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए गाइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन, थोड़ा पेशेंस रखिएगा प्लीज। द पार्टिकल ईच ऑफ इक्वल वेट्स आर प्लेस्ड एट n-1 कॉर्नर। मान लिया n-1 कॉर्नर पे हमने क्या है कि हर एक पे इक्वल वेट रखा है। कॉर्नर ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, पॉलीगन की एन साइड है वो भी रेगुलर है। इफ द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ द रेगुलर पॉलीगन इज आर। इसके बाहर मैंने पॉलीगन के बाहर मैंने क्या ले लिया, एक सर्कल ले लिया जिसकी रेडियस क्या है, आर है। ठीक है, तो एक तरीके से अगर मैं बोल दूं कि ओपी आर है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्या बोला, देन डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ रेगुलर पॉलीगन विल बी। तो मेरे को ये बताना है कि डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में रेगुलर पॉलीगन है तो इसके सेंटर पे होगा, इसके मिड पॉइंट पे यहाँ पे सेंटर पे होगा। तो ये कह रहा है कि यहाँ से मेरे को डिस्टेंस निकालनी है ऑफ दीज पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। जितने भी पार्टिकल n-1 कॉर्नर पे जिनका वेट इक्वल है वो रखे हुए हैं, वो मेरे को ये बताना है कि वो कितनी दूर है सेंटर से। तो अब मेरे को ये पता, देखिएगा इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने, तो हर एक जगह पे मेरा क्या है, इक्वली वेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इक्वली वेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो अगर मेरा इक्वली वेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो अगर देखिए मैं बात कर रही हूँ तो थोड़ा सा मेरा कहने का मतलब ये है कि वेट डब्लू है। तो फिर अगर मैं क्या कर लिया मैंने कि यहाँ से मैंने लाइन ड्रॉ करके अगर मैं एक वेट का मैं निकालूं और n-1 वेट का मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालूं वो डिस्टेंस के कोरस्पॉन्डिंग, तो फिर क्या हो जाएगा, वो मेरा इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए गाइस, अब मैं अगर इसकी बात करूँ, ये जो वेट है यहाँ कॉर्नर पे, ये वेट है, ये इससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी में मान रही हूँ कि ये ओ पॉइंट पे है, तो ये कितनी डिस्टेंस पे है, ओपी पे है, मैंने मान लिया। ये इक्वल किसके होगा। अब मेरे को निकालना है कि अगर मैं एवरेज की बात करूँ, सभी की बात करूँ, तो कितने कॉर्नर है, n-1 कॉर्नर, और हर एक कॉर्नर का वेट कितना है, इतना है, और वो बराबर किसके होगा,
मतलब मेरे कहने का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मैंने मान लिया, जो एवरेज की बात कर रही हूँ मैं, तो मैंने मान लिया कि वो किसके बराबर हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ तो वो उससे डिस्टेंस मैंने क्या मान ली, मैंने वो डिस्टेंस मान ली ओ क्यू। वो मैंने डिस्टेंस, ये देखिए गाइस, ये वर्टिकली डाउनवर्ड दिख रहा है मुझे, लेकिन ये क्या होता है, ऊंधा सरफेस है ये, परपेंडिकुलर फॉर्मेट में, ठीक है। तो मेरे को ये डिस्टेंस निकालनी है कि ये कितनी दूर होगा। ये जो अगर मैं बात करूँ तो ये मेरा कितनी दूर होगा, यही तो पूछा है कि क्या पूछा है इसने, यही तो हमसे पूछा है कि देन डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस पार्टिकल। इन सभी पार्टिकल से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस बतानी है मेरे को रेगुलर पॉलीगन में। अब रेगुलर पॉलीगन है तो हर एक पे पॉइंट n-1 कॉर्नर पे डब्ल्यू वेट रख रखा है, तो मैं अगर मैं इनका एवरेज निकालूं, जैसे मीन बोलते हैं, अगर हम मीन निकाल लें इनका और एक इंडिविजुअल का निकाल लें, तो वो क्या रहेगा, मेरा बराबर रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने क्या किया, एक कॉर्नर से मैंने एक पॉइंट उठाया और उसका वेट, मतलब एक वेट उठाया मैंने कॉर्नर से, और उसको मैंने क्या कर दिया, उससे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस है वो किसके बराबर हो जाएगा मेरा, कि मैंने सभी का n-1 कॉर्नर का वेट लिया और उसका जो डिस्टेंस होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो ये अगर मैं निकालूंगी और ये निकालूंगी, ये मेरे दोनों बराबर हो जाएंगे। क्योंकि मेरे को रेगुलर दे रखा है ये भी, और सब कुछ मेरा यूनिफॉर्म फॉर्म में है। तो W इंटू ओ पी कितना है, R है, क्योंकि ये रेडियस है इसकी। तो n-1 इंटू डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, ओ क्यू, मेरे को ओ क्यू ही निकालना, तो ओ क्यू क्या हो जाएगा गाइज, R/n-1। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ, मैंने ये इसलिए लिया, मेरे को और तो कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा था निकालने का। मैंने क्या सोचा कि जब सब कुछ मेरे को रेगुलर पॉलीगन दे रखा, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा हर जगह, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पे रहेगा, सब कुछ नॉर्मल रहेगा और वेट भी इक्वल ही है। तो फिर अब बात कर रही हूँ मैंने सोचा कि एक पॉइंट पे अगर मैं निकालूं, उसके कोरस्पॉन्डिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालूं और उन सभी की एवरेज सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालूं, वो बराबर होगी। तो मैंने क्या किया, ये वेट W है, इसकी मैंने ये निकाली कि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस OP है और इक्वल टू n-1, और W इसका वेट है। तो इसकी क्या ले ली मैंने, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस मैंने मान लिया कि OQ है, और ये जो सभी का जो एवरेज है ये W ले लिया मैंने, ठीक है। तो फिर अब क्या किया मैंने, यहाँ से ये OQ की वैल्यू आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज, फोर्थ क्वेश्चन क्या देखा इसने। फोर्थ क्वेश्चन हमें देखा दी स्टेटमेंट, इफ थ्री concurrent forces in plane are in equilibrium then each force is proportional to the sine of the angle between other two। ये कौन सा लॉ है, तो ये तो हमें ध्यान हो ही गया होगा कि each force is angle between other two, ठीक है, is proportional to Q is angle between other two, R is angle between other two, ठीक है, सॉरी Q, पी क्यू, ठीक है। तो ये कौन सा लो था गाइज, ये मेरे को ध्यान है, ये मेरा लो था लेमिस थ्योरम, ठीक है, लेमिस थ्योरम, ठीक है। तो देखिए, तो उसी में था ना कि अगर थोड़ा सा ध्यान हो तो वो लेमिस थ्योरम था, अगर ध्यान हो तो ऐसे था ना कि इसके कोरस्पॉन्डिंग पी है, ठीक है, यहाँ पे फोर्स क्या मेरा क्यू है और यहाँ पे फोर्स मेरा क्या है, आर है। तो जो पी था वो P is proportional to sine of the angle this, Q is proportional to sine of the angle this, R is proportional to sine of the angle this, ये वाला हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखिए देख लेते हैं। लॉ ऑफ ट्रायंगल नहीं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम नहीं, कन्वर्स ऑफ लेमी नहीं, कन्वर्स क्यों, ये तो सीधा ही लेमिस थ्योरम है। ये क्या है, डायरेक्ट अपना जो सीधा क्या है, लेमिस थ्योरम, लिख देती हूँ लेमिस थ्योरम, ये अपना डायरेक्ट रिजल्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए गाइज, अपना क्वेश्चन फिफ्थ क्या दे रखा है इसने दिया, ए यूनिफॉर्म क्यूबिकल बॉक्स ऑफ एज ए इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ए फिक्स्ड स्फीयर, द सेंटर ऑफ फेस ऑफ द क्यूब being in contact with the highest point of the sphere, least radius of sphere for which equilibrium is stable। तो इक्विलिब्रियम को स्टेबल होने के लिए देखिए ये इस तरीके से बोल रहा है, इसने जो कहानी कही है 3-4 लाइन में, उसने ये कही, ये स्फीयर है जिसकी रेडियस a है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक एज रखा हुआ है क्यूब का क्या इस पे एज रखा हुआ है, ठीक है, उसकी लेंथ भी मेरी a है, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होने के लिए, उसकी जो रेडियस वो होगी स्फीयर की, वो कितनी होगी। तो यहाँ पे अब बात करते हैं, तो यहाँ पे है ये इसके ऊपर रखा हुआ, ये स्फीयर के ऊपर रखा, तो इसको बैलेंस करने के लिए अब मेरे को, अगर मैं बात करूँ, सब कुछ यूनिफॉर्म में है,
सब कुछ यूनिफॉर्म में है मेरा, यूनिफॉर्म क्यूबिकल बॉक्स। और तो इस सब को बैलेंस करने के लिए कि अब अगर मान लें सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे हो गया तो ये बैलेंस नहीं रहेगा। तो अब ये पूछा इसने मिनिमम की बात हो रही है, लिस्ट रेडियस, सबसे छोटी रेडियस क्या हो जाएगी। तो सबसे छोटी रेडियस इक्विलिब्रियम में रखने के लिए क्या होती है गाइज, वो होती है अपने, अगर इस तरीके से कोई हमारा देर खाओ तो फिर वो हो जाएगी मेरी सबसे छोटी जो रेडियस होगी वो इसकी हाफ होगी। तो सेंटर ऑफ यहाँ पे अगर रेडियस मेरी क्या होगी इतनी a/2, तो फिर ये क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, मिनिमम मिनिमम रेडियस मेरी ये रहेगी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा गाइज, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ये थोड़े से क्या होते हैं कुछ जैसे वैसे ऐसे लगा लो कि रीजनिंग टाइप से क्वेश्चन हो जाते हैं कि हम इनको इस तरीके से देख लें कि क्यूबिकल यूनिफॉर्म दे रखा है, सब कुछ यूनिफॉर्म दे रखा, तब मेरे को पता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर मैं इसकी बात करूँ स्फीयर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ सेंटर पे होती है, लेकिन इसने यहाँ पे ऊपर क्यूब भी तो दे दिया, एक यूनिफॉर्म क्यूब दे दिया, तो इसकी वजह से इसका जो बैलेंस होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का वो थोड़ा सा क्या हो जाए, इसके हाफ पे हो जाएगा मिनिमम। इक्विलिब्रियम के लिए, बैलेंस के लिए कम से कम इसको इसकी हाफ हाइट तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, मतलब रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस सिक्स क्वेश्चन। इसमें हमें क्या दे रखा है कि ट्रेन ऑफ मास 200 टन इंक्लूडिंग द इंजन इज ड्रॉन अप एन इंक्लाइन ऑफ 3 इन 500 एट द रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर बाई इंजन ऑफ 600 HP द रेसिस्टेंस पर टन ड्यू टू फ्रिक्शन। तो देखिए गाइस इसमें क्या है कि ये इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी गड़बड़ में है, इसमें कुछ मिसिंग है। वैसे तो अगर मैं बात करूं कि पावर की बात करें, पावर होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, एक फॉर्मूला मैंने ये बताया था आप लोगों को। तो हम क्या करेंगे कि हम डायरेक्ट इसमें पुट करते हैं, वेलोसिटी भी दे रखी है, पावर भी दे रखी है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हम निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ है जो जिस वजह से इसमें दिक्कत आ रही है, तो ये हो नहीं पा रहा है यहाँ पे कि, तो इस वजह से इस स्टेटमेंट अधूरी है कुछ। लेकिन इसके इन्होंने जो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन हमें दे रखा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर दे रखा है। तो इसमें गए थोड़ा सा क्या है कि स्टेटमेंट मिसिंग है, तो अपना बन नहीं रही बात क्वेश्चन में, तो उसको एक बार छोड़ना पड़ेगा। तो नेक्स्ट देखिएगा सेवंथ क्वेश्चन क्या दे रखा है इसने। सेवंथ क्वेश्चन हमें दिया एट व्हाट एंगल ए स्मूथ बॉल स्ट्राइक ए हॉरिजॉन्टल प्लेन सो दैट आफ्टर इम्पैक्ट इस डायरेक्शन में बी राइट एंगल टू दिस फॉर्मल पाथ। तो अब देखिए सबसे पहले इसने जो दे रखा है ना, अब मान लिया ये है मेरा, ठीक है, ध्यान से देखना, ये मेरा सरफेस है, बॉल आई और ये इम्पैक्ट किया विद यू वेलोसिटी, ठीक है, आई, और फिर इसके बाद ये कह रहा है कि जो पहले पाथ था ना उसकी फिर 90 पे चली गई, फिर यहाँ पे वेलोसिटी यू है, ये θ1 एंगल है, ये θ2 एंगल है, ठीक है, मैंने मान लिया यहाँ पे वेलोसिटी यू ही है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे जो θ1 प्लस θ2 की बात हो रही है ना वो अपना 90 है, ठीक है, 90 हो गया। अब मैं एक और बात करूं, अगर मेरे को निकालना है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, अगर मेरे को अलोंग एक्स एक्सिस मोमेंटम निकालना है तो वो मेरा क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि इम्पैक्ट तो जो बॉल है वो क्या वर्टिकली ही काम कर रही है। तो अब देखिए, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं ये बात करूँ तो ये मेरा इसका जो ये v का कंपोनेंट है क्या होगा, v साइन θ2, और इसके कोरस्पॉन्डिंग u साइन θ1। ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, तो एक को तो माइनस होना ही पड़ेगा। मान लिया u साइन θ1 इसके कोरस्पॉन्डिंग, मतलब मास m है, तो मैं मोमेंटम की बात कर रही हूँ, तो वो माइनस एम वी साइन θ2 इक्वल टू जीरो है, तो इक्वल रख देंगे तो मास तो वैसे ही उड़ गए यहाँ से, u साइन θ1 इक्वल टू v साइन θ2। एक इक्वेशन ये आ गई मेरी। अब अगर मेरे, अब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे जो एंट्री हो रही है, यहाँ पे जो एंट्री होगी ई की, कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये कर चुके हैं हम काफी डिटेल में। तो इसमें क्या था कि ये कहाँ पे होगा, ये वहां पे बनता है जहां पे इम्पैक्ट हो, जहां पे बॉल बाउंस होके जा रही है, कि यहाँ नीचे आई फिर ऊपर चली गई, टप्पा खा के ऊपर चली गई, तो नीचे आई और टप्पा खा के ऊपर चली गई, तो फिर यहाँ पे किसके कोरस्पॉन्डिंग होगा, वाई एक्सिस की कोरस्पॉन्डिंग। अब मेरे को ये भी पता है कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो दोनों ही मेरे होंगे, यहाँ पे u कोस θ1 v कोस θ2 दोनों ही इस डायरेक्शन में होंगे मेरे। तो फिर अब देख लिया इसके कोरस्पॉन्डिंग, अगर बात करें ई की बात करें कि वेलोसिटी बिफोर इम्पैक्ट, झगड़ने से पहले की वेलोसिटी और झगड़ने के बाद की। ई में जो होता है वो ये होता है कि झगड़ने के बाद की वेलोसिटी ऊपर आती है कोस θ2,
ठीक है। और झगड़ने के बाद की वेलोसिटी, झगड़ने से पहले की वेलोसिटी आती है। अब मेरे को ये पता है कि जो ई है ना कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे होगा, इस एक्सिस में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इस एक्सिस में तो बॉल जा ही नहीं रही है, क्या वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है और बाउंस होकर फिर ऊपर जा रही है, तो इस वजह से इसमें हुआ नहीं। तो फिर यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ये हो जाएगा यू कोस थीटा वन इंटू ई वी कोस थीटा टू, ये आ गया मेरा। तो अब देखिए इस इक्वेशन को मैं टू नाम दे देती हूँ। और नेक्स्ट देखिए गाइस, अगर मेरे को निकालना है कि मैं इक्वेशन वन को डिवाइड कर देती हूँ टू से, तो इसको जब मैं डिवाइड करूंगी तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा वन इंटू ई इक्वल टू टेंजेंट थीटा टू। ठीक है, टेंजेंट थीटा टू। अब अगर मैं थीटा टू को क्या बोल दूं, अगर मैं थीटा टू को बोल दूं कि अब मेरे को बेटा थीटा टू क्या होता है 90 माइनस थीटा वन, तो फिर क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ। तो देखिएगा यहाँ पे क्या रहेगा अपना, तो टेंजेंट थीटा वन इंटू ई, तो टेंजेंट 90 माइनस थीटा वन, तो ये क्या हो जाएगा कोट थीटा वन। तो फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टेंजेंट थीटा वन इंटू ई इक्वल टू, सॉरी गाइज ये है ना मेरे वन, अब इसको जब मैं डिवाइड करूँ, वन को टू से डिवाइड करूंगी तो वन बाई ई आएगा, ये थोड़ा सा मिस हो गया मेरे से, वन बाई ई रहेगा। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा, क्या मैं वन बाई टेंजेंट थीटा लिख सकती हूँ, तो मैं ई को इधर लेके जाऊँ तो टेंजेंट स्केयर थीटा वन इक्वल टू ई, तो टेंजेंट थीटा वन इक्वल टू अंडर रूट ई, और थीटा वन इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट ई। तो यहाँ पे ई की जगह पे इसने सी ले रखा है, कोई बात नहीं, डमी वेरिएबल है, कोई इश्यू नहीं अपना इससे। तो अंडर रूट सी, तो एंगल क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट सी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट अपन को दे रखा है, क्या दे रखा है इसने, इसने कहा कि ए फोर्स अंडर रूट फाइव यूनिट एक्ट अलोंग द लाइन एक्स माइनस थ्री बाई टू से इक्वल टू वाई माइनस फोर बाई वन। मतलब इसने ये दे रखा है कि एक फोर्स जो पास कर रहा है एक्स माइनस थ्री बाई टू से वाई माइनस फोर बाई वन से। ठीक है, तो यहाँ से जो पॉइंट मिले हमें वो क्या हुए, थ्री और फोर पॉइंट जिनसे पास कर रहा है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। और फोर्स हमें दे रखा है, फोर्स हमें दे रखा है अंडर रूट फाइव। तो अब हमें इतने कहा है कि द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट, अब हमें जो मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है अबाउट फोर वन पॉइंट अलोंग जेड एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। तो गाइज उसका देखिए, तो देखिए गाइज हमें ये जो दे रखा है, इसने कहा कि जो एक्स एक्सिस के अलोंग थ्री है फोर्स, अपना वाई एक्सिस के अलोंग ये है, इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो वो यहाँ का ही पॉइंट होगा। तो इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट की बात करूँ, इन दोनों के अगर मैं रिजल्टेंट की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, फोर स्केयर प्लस थ्री स्केयर क्या हो जाएगा, मतलब अंडर रूट, जो आर की बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा फाइव के बराबर, सॉरी फाइव के बराबर। तो अगर मैं मोमेंट ऑफ फोर्स की बात करूँ यहाँ पे, मोमेंट ऑफ फोर्स मेरा हो जाएगा, वो होता है अपना आर क्रॉस एफ वेक्टर। तो आर कितना आया मेरा, अभी मैंने निकाला फाइव इंटू, और ये कितना मेरा फोर्स, ये हो गया, तो फाइव अंडर रूट फाइव यूनिट्स मेरा क्या हो जाएगा, मोमेंट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा गाइस, देखिए मेरा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कैसे किया मैंने, सिंपली मैंने क्या लिया, इन्होंने कहा कि थ्री और फोर पॉइंट से तो पास हो ही रहा है, थ्री और फोर पॉइंट से पास हो रहा है, तो जेड जेड के अलोंग मेरे को निकालना है इसका मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स जेड के अलोंग, अगर मैं इसका जेड के अलोंग निकालना है, तो जेड के अलोंग अगर मेरे को निकालना है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मेरे को जेड के अलोंग वेक्टर भी चाहिए मेरा। तो मैंने मेरा क्या निकाला, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल के जेड एक्सिस में मेरा क्या हो जाएगा, फाइव मिल जाएगा मेरे को, और फिर इसके बाद मैंने क्या डायरेक्ट सोल्व कर दिया। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ क्वेश्चन। क्या दे रखा है, ए यूनिफॉर्म रोड ऑफ वेट डब्ल्यू एंड लेंथ 12, उसकी लेंथ 12 है और यूनिफॉर्म रोड है जिसका वेट डब्ल्यू है, रेस्टिंग इन ए स्मूथ स्फेरिकल बाउल ऑफ रेडियस आर, एक स्मूथ स्फेरिकल बाउल में की रेडियस आर है जिसकी, वहां उसमें है वो रखा हुआ है। रोड इज इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल, ये कह रहे हैं कि रोड हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पे रखी गई है। तो देखिए, तो देखिए एक रिजल्ट होता है, इफ जी इज एनी पॉइंट इन द साइड ए बी साइड के पे एक पॉइंट जी होता है, फिर ट्रायंगल ओ ए बी
एंड इफ OG डिवाइड AB इंटू टू पार्ट्स M और N, अगर OG अपना डिवाइड कर रहा है AB को दो पार्ट्स में M और N लेंथ में, एंड द एंगल AOB इंटू टू पार्ट अल्फा बीटा, देन दो रिजल्ट होते हैं M प्लस एन कोट थीटा इक्वल टू M कोट अल्फा माइनस एन कोट बीटा, और M प्लस एन कोट थीटा इक्वल टू N कोट ए माइनस M कोट बी। देखिए इस तरीके से कोई ट्रायंगल दे रही है, क्योंकि G कोई पॉइंट है मेरा जो AB को डिवाइड कर रहा है M और N लेंथ में, और जो AOB को डिवाइड कर रहा है अल्फा बीटा एंगल में। अब ये थीटा मेरे को ये पता होना चाहिए इसमें एंगल, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा कि M प्लस एन कोट थीटा, M प्लस एन कोट थीटा इक्वल टू क्या रहेगा, N कोट थीटा ये वाला, एन कोट थीटा ये वाला, सॉरी एन कोट ए और एम कोट बी, इन दोनों के बीच में माइनस। तो देखिए अब जो हमें रिजल्ट दे रखा है वो हमें भी यही दे रखा है कि एक रोड दे रखी है मेरे को एक ए बी रोड दे रखी है जो कि एक स्फीयर में लाई कर रही है, और उसके बाद इसने कहा कि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा है इसका। अगर मेरे को और ये इस जो ये वाला वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, तो इस रोड को ये क्या है मिड पॉइंट पे कट करेगा, ये मिड पॉइंट पे कट करेगा, तो एल लेंथ इधर रह जाएगी रोड की और एल लेंथ इधर रह जाएगी, तो एम बी एल है और एन बी एल है। ये समझ में आ गया। तो मेरे को अगर ये एंगल पता चल जाए तो मैं ये थोड़ा यहाँ पे लगा सकती हूँ, तो ये एंगल थीटा है। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 90, ये मेरा 90 हो गया। और अगर मैं इस एंगल की बात करूं, ये मेरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये इसके अपोजिट है, ये भी मेरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। बस अब कुछ नहीं करना हमें, अब सिंपली रिजल्ट लगाओ और आंसर निकालो। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम बी एल है और एन बी एल है, को थीटा की जगह पे मेरा क्या है 90 माइनस थीटा, यहाँ पे इसका थीटा आ रहा तो मेरा 90 माइनस थीटा है। और नेक्स्ट क्या है, एन एल है मेरा, कोट ए माइनस एल है कोट बी। अब देखिए अब इसका क्या माजरा है। अब मेरे को पता है कि जो ये है ये भी मेरी रेडियस है और ये भी मेरी रेडियस है, तो दोनों मेरी क्या होंगे बराबर हो जाएंगे। तो बराबर होंगे तो एंगल ए और एंगल बी क्या रहेगा, इक्वल रहेंगे, है ना। क्यों, देखिए मेरे को पता है जब आर रेडियस है तो ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू आर है, तो एंगल ऑफ ए इक्वल टू एंगल ऑफ बी, तो फिर कोट ऑफ ए और कोट ऑफ बी दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये मेरा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो फिर यहाँ से क्या आ जाएगा 2l कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू 0, 2l टेंजेंट थीटा इक्वल टू 0। तो ये l तो मेरी लेंथ है, ये तो 0 होगी नहीं, तो फिर यही 0 होगा, तो क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू 0। टेंजेंट थीटा मेरा कब 0 होता है, 0 भी होता है। तो क्या रहेगा हॉरिजॉन्टल के साथ मेरा एंगल कितना रहेगा गाइज 0, ठीक है। तो नेक्स्ट है गाइज लास्ट क्वेश्चन अपना, क्या दे रखा 10th क्वेश्चन में, इसने कहा कि ये बॉडी कंसिस्ट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर विद रेडियस ए, एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी रेडियस ए है, हाइट भी ए है, टुगेदर विद ए सॉलिड हेमिस्फीयर के साथ कनेक्ट है जिसकी रेडियस ए, प्लेस्ड ऑन द बेस ऑफ सिलेंडर, प्लेस्ड ऑन द बेस ऑफ सिलेंडर। ये जो हेमिस्फीयर है ये इसके बेस पे रख रखा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कंप्लीट बॉडी। अब ये देखिए ये सिलेंडर है, ये क्या है कि सॉलिड हेमिस्फीयर के बेस पे सॉरी सॉलिड हेमिस्फीयर सिलेंडर के बेस पे रखा हुआ, तो बेस पे रखा हुआ तो इसकी रेडियस है हर जगह पे। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो अगर इसका सेंटर और यूनिफॉर्म है, सारा सारा क्या है यूनिफॉर्म है, तो अभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की अगर बात करेंगे तो वो क्या होगा, यहाँ स्फीयर के सेंटर पे, हेमिस्फीयर के सेंटर पे, तो एक तरीके से क्या होगा जहां पे ये इंटरेक्ट करेगा, जहां पे ये इंटरेक्ट करेगा स्फीयर और सिलेंडर, क्योंकि दोनों की हाइट और रेडियस सब कुछ सेम है, ए ही है, तो क्या होगा कि यूनिफॉर्म की तरह काम करेंगे, तो दोनों का जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट अपना वही होगा जहां पे क्या हो जाएगा गाइज ये दोनों मिल रहे हैं। तो इनसाइड द सिलेंडर नहीं, इनसाइड द हेमिस्फीयर नहीं, ऑन द इंटरफेस बिटवीन द टू। कहने का मतलब ये कि जहां पे ये दोनों मिलेंगे, यहाँ पे मिल रहे हैं ना दोनों अपने, यहाँ पे इसकी बाउंड्री इसके बेस पे सिलेंडर, तो जहां पे ये दोनों मिलेंगे मेरे वहीं पे इनके इंटरफेस पे ये अपना क्या होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगी कंप्लीट बॉडी की, ठीक है। होप सो गाइस आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा तो डाउनलोड द ऐप, अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हो प्लीज डाउनलोड द ऐप यूजिंग ट्रिपल किसी भी क्वेरी के लिए आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं 7056243289 पे। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी स्क्रीनिंग का कोई भी कोर्स आपको लेना है मैथमेटिक्स का, तो आप कॉल कर सकते हैं। आपको वीडियो लेक्चर दिए जाएंगे, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज और डाउट ग्रुप, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।